हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स मूव अहेड। अभी हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑल द काइंड ऑफ हाइड्राइड्स विच हाइड्रोजन फॉर्म्स। हमने देख लिया था आयनिक हाइड्राइड के बारे में एंड द कोवैलेंट हाइड्राइड। ठीक है, ये मतलब कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। उसमें 3 टाइप थे: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच वो जिनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसे लोन पेयर्स बोलते हैं। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट होता है, तो इनमें एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। डेफिशिएंट मीन्स कम होता है। ठीक है, तो ये एसिड की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रिच वाले डोनर की तरह एक्सेप्ट करते हैं, सो दे आर लुईस बेसिस। ये तो प्रिसाइज हैं ये। थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड इज मेटलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नाम है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने बताया पैलिडियम हाइड्रोजन से कंबाइंड किया कितना 0.6, लेकिन दूसरी जगह 0.8 से, तो देर इज़ नो फिक्स नंबर जिसे वो कंबाइंड करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। एक्चुअली इनकी कुछ खासियत होती है। बेसिकली कुछ लोग तो कंबाइन करते हैं, कुछ लोग कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे ग्रुप 6, 7, 8, 9 के जो हैं वो लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, 6 में भी सिर्फ क्रोमियम होता है जो बनाता है CrH। तो ग्रुप 6, 7, 8, 9 के जो मेटल्स हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप 6 का क्रोमियम, वो बनाता है CrH। बाकी जनरली ये मेटेलिक बनाया जाता है किसे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना कि ये आयनिक करते हैं। ठीक है, इनमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई नहीं होता है। ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नो फिक्स्ड नंबर। ठीक है, अब देखो, अभी हम थोड़ी देर में पहले बोल रहा था कि एक्चुअली में कंबाइन होता नहीं है कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स में। होता क्या है, इनके बीच में ना, जैसे ये मेटल है, मान लो पैलेडियम है, तो इसमें कुछ खाली जगह मौजूद होता है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस मौजूद। उस एम्प्टी स्पेस में जाके हाइड्रोजन भर जाता है। एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिसेस। क्या कहते हैं, इंटरस्टिसेस। तो ये एक्चुअली कंबाइन नहीं किया, ये जाके उसमें घुस के बैठ जाता है। और यही प्रॉपर्टी यूज की जाती है हाइड्रोजन की और ट्रांजिशन मेटल्स की, हाइड्रोजन को इनके ऊपर एड्जॉर्ब करवाने में। किस करवाने में, एड्जॉर्ब करवाने में। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को ये लोग एड्जॉर्ब करके, मतलब अपने अंदर समा के रखते हैं इसे। और उन्हीं पैलिडियम, प्लैटिनम, निकेल, इन सबको फिर यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, रिडक्शन के लिए, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए। रिडक्शन में यूज़ करते हैं, मतलब हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये कहीं पे हाइड्रोजन जाके ऐड कर सकता है। इनके अंदर हाइड्रोजन, कहने का मतलब है इन शॉर्ट, एकदम लेम लैंग्वेज में समझा दो, दीज मेटल्स हैव द कैपेसिटी टू स्टोर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इंटरस्पेसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चूँकि और इंटरस्पेसेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिसेस। इसी कारण इस तरह के हाइड्राइड को बोला जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और ये प्रॉपर्टी इन जनरल इन 3-4 में होती है। निकेल, पैलिडियम, सेलेनियम, एक्टिनियम, प्लैटिनम में भी होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक हाइड्राइड्स को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। बाद में उसी हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है हाइड्रोजनेशन के लिए और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हाइड्रोजन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। प्रीवियसली दे वर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतने 4-5 लोगों में ही होती है, सब में नहीं होती है। बाकी सब क्या होता है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, मतलब फिक्स नंबर से, जैसे लैंथेनम है, फिक्स नंबर से कंबाइन नहीं करते। 2.87 देख सकते हो, अजीब सा नंबर है। ठीक है, दे आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब हमें पढ़ना है वाटर के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें पता ही है वाटर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। हमारी बॉडी भी 65 to 75% बनी होती है। और कुछ कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स वगैरह, घास वगैरह, उनका 95% बॉडी वेट क्या होता है, पानी ही होता है। तो पानी, एनीवेज वी नो दैट, अगर हमें पानी ना मिले तो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। भोजन के बिना लोग 7 दिन तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट वाटर इट्स डिफ़िकल्ट। पीपल से इट्स मैक्सिमम 2, 3, 4 days, 3 days इज़ हाई। सम पीपल कांट इवन बेयर इट। लोग व्रत करते हैं ना, कुछ लोग एक दिन का भी फास्ट देखो बर्दाश्त नहीं कर पाते बिना वाटर के। सो दैट इज़ द थिंग, वाटर इतना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस होता है, कोई अपना टेस्ट नहीं होता है इसका। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब कि जैसे ये हुआ, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, तो ये
दूसरा इससे कंबाइन करेगा, ठीक है, फिर इसके बीच में बॉन्डिंग होगी, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते रहते हैं। इसे बोला जाता है जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है। किससे? हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये 3 मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनसे जब बॉन्ड बनाता है तो उसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन क्या है, इसमें H2O बहुत सारे, तो ये आपस में बॉन्ड बना सकता है बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से। तो हाइड्रोजन जो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखते हो ना इतना सारा पानी, मतलब क्या है उसमें वाटर का तो मॉलिक्यूल एक ही होता है H2O, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक H2O निकाल के दिखा दो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन देख रहे हो पानी फ्लो कर रहा है, इतना बहुत सारा पानी समंदर तक बना हुआ है। क्यों? दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बॉन्डिंग के कारण ही इनका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग का, मेल्ट करने का। तो वाटर मेल्ट नहीं करता है, वाटर का कौन सा फॉर्म मेल्ट करता है? आइस। हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखते ही हो, बॉयल करने के लिए भी 100 डिग्री तक जाना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। फ्रिज भी जल्दी नहीं ये 0 डिग्री तक जाना पड़ेगा, मतलब 100 डिग्री का तो कब वापस 0 आना, मतलब 100 डिग्री कम करना पड़ेगा। हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब करने के। आप देखते हो ये बहुत जल्दी हमें कहीं पे जलन हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही हो, तो वहाँ पे पानी वगैरह से हीट को कम किया जाता है, पानी, ठंडे पानी को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट जाता है। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, तो ये भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई सरफेस टेंशन होता है, कंडक्टिव तो होता ही है। डाइपोल मोमेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये हम बाद में देखेंगे होता क्या, बस ध्यान रखिए। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को अगर सामान्य भाषा में समझाएं तो एबिलिटी टू डिज़ोल्व, इसके अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने के। तो देखते ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व कर सकते हैं। इट्स अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एल्कोहल्स वगैरह, कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, ये सब चीज़ें हम इसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इट्स अ गुड सॉल्वेंट, हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाई सरफेस टेंशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, इट्स नॉट एन न्यू थिंग। नाउ कम द स्ट्रक्चर देखिए इसका इस टाइप का होता है जब गैस फेज में होता है तो बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड एंगल वो 104.5 होता है, 104.5, एंड दिस बॉन्ड लेंथ OH बॉन्ड लेंथ इज़ 95.7 पिकोमीटर होता है। दिस इज़ कॉल्ड बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज डाइपोल स्ट्रक्चर। डाइपोल स्ट्रक्चर का मतलब आयोनाइजेशन, क्या चार्ज लेता है, तो हमें पता ही है प्लस चार्ज लेता है। इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा, डाइपोल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस होगा, तो बैलेंस करने के लिए 2 माइनस चाहिए। और दिस इज ऑर्बिटल, ये अभी जाने दीजिए, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, HOH बॉन्ड एंगल, HOH बॉन्ड एंगल 104.5, OH बॉन्ड लेंथ इज़ 95.7, ये कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। और यही जो सॉलिड स्टेट में होता है, आइस में होता है, तो आइस इज व्हाट, क्रिस्टल फॉर्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर पे हेक्सागोनल होता है, और लो प्रेशर पे क्यूबिक फॉर्म में चला जाता है, वही आइस, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि वाटर सरफेस पे क्या होता है, ये फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम क्यों होती है आइस की वाटर से? बिकॉज मान लो ये आइस है तो इसके अंदर स्पेस इसमें भी होता है, जिसके कारण वो एयर फिल्ड होता है और उसकी ओवरऑल डेंसिटी को कम कर देता है। और वाटर बॉडीज़ देखते हो, तालाब वगैरह, या मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, उसका अपर सरफेस क्या होता है, फ्रीज्ड हो जाता है, पूरा बर्फ़ जम जाता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, विंटर में ये जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं जा सकती है, तो नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनका थर्मल इंसुलेशन रहता है, वो ज़िंदा रह पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में। सरफेस ऐसे ही नहीं जमता है, वो जमने के कारण नीचे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़िंदा रह पाते हैं, क्योंकि ठंडी हवा फिर अंदर नहीं जा रही है। और ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मान लो ये एक ऑक्सीजन, अलग अलग सब ऑक्सीजन ही है और हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ऑक्सीजन जो होता है 4 दूसरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। जैसे ये एक ऑक्सीजन है तो 1 2 3 और इस 4 से जुड़ा हुआ है, फिर ये फिर 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 दिख रहा है, तो मान लो पीछे है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन जो होता है टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन आइटम से जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और एक ओ और ओ के बीच का डिस्टेंस 276 पिकोमीटर होता है, मतलब ओ से ओ की दूरी कितनी होती है, 276 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ।
और ये भी चूँकि वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही है, जिसके कारण ओपन स्ट्रक्चर खाली जगह मौजूद होता है और इसी में एयर फिल्ड होता है, जिसके कारण ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। चलो अब इससे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। वाटर हमने याद है केमिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ रहे थे तो हमने बोला था वाटर इज़ व्हाट एम्फोटेरिक, एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस। इसको जब एसिड के साथ एक्ट किया जाता है तो ये बेस की तरह काम करता है, ठीक है, और जब बेस के साथ रिएक्ट कराता है तो एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। इसने अभी H+ दे दिया इसको तो NH4+ हो जाएगा, और इस समय इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया एसिड से तो H3O+ हो गया और HS- हो गया, और खुद एक एसिड और एक बेस की तरह काम करता है OH और H2 में। दिस इज़ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर होता भी है एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। इसका रिडक्शन भी होता है जब हम लोग मेटल वाला के साथ रिएक्ट कर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, NaOH बन जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो गया और H2 गैस रिलीज हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वाटर को ऑक्सीडाइज कर हो जाता है उस समय, किसमें ग्लूकोज बनता है, H2O और O2 बनते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ भी क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह काम करता है, मतलब उसे डोनेट करेगा। अभी इसने H डोनेट किया यहाँ पर, ठीक है, H+ दिया इसको, अभी H+ एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, 2 था तो H3O+ हो गया, इसको दे दिया तो H चला गया तो NH4+ हो जाएगा एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे OH बचेगा, ठीक है। मेटल्स के साथ H2 गैस रिलीज़ करता है, ये फोटोसिंथेसिस हुआ। और ये फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा जब कंबाइन करेगा तो ऑक्सीडाइज ही करेगा उसे। नेक्स्ट इज ये सारे के सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। P4O10 के साथ करते हैं तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बना देता है, क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। SiCl4 के साथ करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। SO2 के साथ H2SO सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 के साथ करते हैं तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। CO2 के साथ किया था तो कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, आप देख सकते हो इसमें एक्चुअली सब ऐड हो गया है, H2CO3 H2SO4 H2SO3 1 4 H2SO4, यहाँ पे H3PO4 बनता है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब आपने याद होगा हम कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड पढ़ रहे थे जैसे कि CuSO4.5H2O, यहाँ पे वाटर अटैच्ड है लेकिन कोई बॉन्ड नहीं बनाता है इन जनरल, मतलब कि एक्चुअल बॉन्ड नहीं बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वगैरह नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइड्रेट्स। क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स। ये 3 तरीके का होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड कोऑर्डिनेटेड, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, और दूसरा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंपाउंड है और इसमें खाली जगह मौजूद है तो उसमें वाटर जाके घुसा बैठा है पड़ा है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड का, तो इधर इंटरस्टिशियल, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल जस्ट प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल, मतलब ओपन स्पेसेस में। कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये, जैसे CrCl3 6H2O, ठीक है। Cr के साथ H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रहता है, बस Cl3 बाहर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें क्या होता है, दोनों मौजूद होता है, कोऑर्डिनेटेड भी होता है और हाइड्रोजन भी। कुछ मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होते हैं और 1-2 हाइड्रोजन होता है, इसका इससे अलग दिखाने के लिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड बोल दिया गया। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डेड में ये भी मौजूद होता है, कोऑर्डिनेशन वाला भी मौजूद होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसे ही दिखाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे। दिस इज़ अबाउट वाटर। हमें थोड़ा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ना है, उसको मैंने लास्ट टॉपिक बना दिया है, एक अलग टॉपिक है तो मैं अलग पढ़ाऊँगा, पर ही मैं कंपाउंड्स पढ़ा दे रहा हूँ, जैसे 2 ही कंपाउंड पढ़ना है, H2O पढ़ना है और H2O2 पढ़ना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो मैं इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा दे रहा हूँ। लास्ट टॉपिक मैंने बना दिया हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ऐसा नहीं है कि इसको साथ ही पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, वो आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा है, विल डिस्कस इट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, हाउ टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप देखते हो, सुनते ही होगे,
एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, लोग दांत वगैरह को क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, मतलब कुछ गंदगी वगैरह को रिमूव करने के लिए, कलर रिमूव करने के लिए। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए करते क्या हैं, बेरियम पेरोक्साइड लिया जाता है, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, उसको पहले एसिडिफाइड करते हैं। हाइड्रेटेड मतलब वाटर से जुड़े हुए बेरियम पेरोक्साइड को लेते हैं, उसको एसिडिफाइड करते हैं H2SO4 के साथ और इवेपोरेट करवाते हैं। तो इवेपोरेट जैसे ही करवाते हैं ये ख़त्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इनके बीच में एक्सचेंज होता है, BaSO4 बन जाता है और H2O2, ठीक है। तो ये H2O2 हमें मिल गया, ठीक है। तो बेरियम एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड को जब इवेपोरेट करवाया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और फिर एक्सचेंज होता है और BaSO4 के साथ H2O2 बाहर निकल जाता है। ये वाटर इवेपोरेटेड है, बाहर निकल गया है, ठीक है। तो ये पहला तरीका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का, इवेपोरेशन ऑफ एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड। फिर होता है सल्फेट लीजिए, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कीजिएगा तो पेरोक्सो डाइसल्फेट बनता है। क्या बनता है? पेरोक्सो डाइसल्फेट। इस कोई हमने सल्फेट लिया एसिडिफाइड, ठीक है, कोई भी सल्फेट ले लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया तो पेरोक्सो डाइसल्फेट। इसको आप याद रख सकते हो ऐसे, SO3H और ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़े हुए, तो दैट इज़ पेरोक्सो डाइसल्फेट। और उसके बाद इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वापस ये रीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ H2O2 भी बनता है, तो ये वापस रिलीज़ कर देता है वही सल्फेट को भी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट, जैसे कि पेरोक्सो डाइसल्फेट बनता है और वो फिर H2O2 देता है। एंड देन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो लैब में अगर इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन होता है, जो खरीदते हैं हम लोग, मार्केट में बिकता उगता है, उसके के लिए कैसे। एक कंपाउंड होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, दिस इज़ एंथ्राक्विनोन, 3 बेंजीन रिंग, फिर क्या है 2-इथाइल, तो इथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। C2H6 क्या होता है, इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इथाइल हो गया, तो इथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। इसको पहले हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट याद है, मेटलिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, निकल वगैरह इंटरस्टिशेस में स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे, जगह होता है इसमें निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो वही यूज़ करते हैं। तो एंथ्राक्विनोन, ONE का मतलब क्या होता है, कीटोन है ये, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, तो OOH में कन्वर्ट हो गया, तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन से 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल मिले, OL एच हो गया। उसके बाद ये 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये ऑटो ऑक्सीडेशन, खुद ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो देता है वापस यही एंथ्राक्विनोन, फिर से बन जाता है और साथ में H2O2 बनता है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली हाइड्रोजिनेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ देन फर्दर एंथ्राक्विनोल, ये हमें देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड दिस इज़ 1% H2O2, क्या 1% H2, 1% H2O2 का मतलब क्या हुआ, अगर 100 ml सोल्यूशन बना है तो उसमें 1% क्या है, H2O2 है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन यही बेस्ट तरीका है इंडस्ट्री बनाने। तो इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का परसेंटेज बढ़ाया जाता है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, तो उस समय 30 से 40% कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। फिर इसका डिस्टिलेशन करते हैं, फर्दर डिस्टिलेशन, तो समथिंग अराउंड 85% तक कॉन्सेंट्रेशन इसका दे देता है, 85% प्योर H2O2 मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो मिलता है हार्डली 1% कंटेंट होता है सॉल्यूशन में, लेकिन फर्दर डिस्टिलेशन करके पहले 30 से 40%, फिर और डिस्टिलेशन करते हैं तो 85% तक मिल जाता है। ये भी कलरलेस ही होता है एंड लाइट ब्लू कलर या फिर हो सकता है, बहुत ही हल्का लाइट ब्लू कलर का दिखता है, बहुत ही हल्का, पानी की तरह, ठीक है, पानी में मिक्स होता है, सॉल्युबल होता है, H2O2.H2O बनाता है। कॉमर्शियली जो मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज़ 30% H2O2, उसे बोलते हैं क्या 30% H2, मतलब कि 1 ml सॉल्यूशन में जो होता है 30% H2O2 का, वो 100 ml O2 देता है, ठीक है। 30% H2O2 का 1 ml लोगे तो 100 ml ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, इसी कारण इसको 30% H2O2 को बोला जाता है 100 वॉल्यूम H2O2। 100 वॉल्यूम H2O2 मतलब 30% H2O2 कैन गिव 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो 3% H2O2 क्या देगा, 10,
टाइम कम हो गया तो यहाँ भी 10 टाइम कम कर सकते हो, कितना हो जाएगा 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2। तो 30% H2O2 का मतलब क्या होता है कि जब इसका 1 ml लेंगे तो ये 100 ml ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है, ये बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर गैस फेज में, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो, दोनों जगह लगभग सेम जैसा ही, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, क्या नॉन प्लेन, एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। गैस फेज में ये वाला OH 95 पिकोमीटर होता है और ये O और O के बीच में 147.5 पिकोमीटर डिस्टेंस होता है। ये वाला बॉन्ड एंगल 94.8 और ये वाला बॉन्ड एंगल 111.5, इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। क्यों बोलते हैं? सब केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं समझाऊंगा, भी आपको समझ में नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन यही जब सॉलिड फेज में आता है, मतलब जब थोड़ा फ्रीज कर जाता है, क्योंकि वाटर वाली चीज़ है ये भी, तो यही बॉन्ड उस समय थोड़ा बढ़ के हो जाता है 98.8, लेकिन डाईहेड्रल एंगल कम हो जाता है और ये वाला एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा इस तरफ चला गया तो ये वाला अपने आप बढ़ जाएगा, 94 से कितना हो जाता है 101, 7 डिग्री लगभग बढ़ जाता है, अकॉर्डिंगली ये भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड फेज में ये डाईहेड्रल एंगल कम हो जाता है एंड दिस इज़ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ये थोड़ा बॉन्ड लेंथ वगैरह याद रखिएगा, देयर इज़ नो अदर वे, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़े पूछे जाते हैं वाटर और H2O2 से रिलेटेड। और क्या पूछेगा इसमें? दैट इज़ द टॉपिक इटसेल्फ, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। देयर इज द सम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको दो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह ये काम करता है, बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इसको जब आप सपोज कीजिए ये है लेड सल्फाइड H2O2, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसका कब? एसिडिक मीडियम में। लेड सल्फेट बना देता है, ऑक्सीजन को इसने ऐड कर दिया, वाटर निकल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से FeSO4 वगैरह हो, मैंगनीज ऑक्साइड हो, तो इन सब का भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें +2 स्टेट में होता है ये, लेकिन यहाँ पे +3 स्टेट में होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे भी ये +2 स्टेट में है, यहाँ पे +4 स्टेट में है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हुआ तो H2O2 के कारण होता है। MnO से MnO2 बन जाता है, FeSO4 से Fe2O3 बन जाता है, यहाँ पे +3 स्टेट में होता है, यहाँ पे +2 स्टेट में होता है Fe। हमने पढ़ा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस चार्ज का बढ़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, चैप्टर 8 में। उसी तरीके से रिड्यूसिंग, ये भी एसिड बेस दोनों में करता है। यहाँ पे मैंगनीज +7 स्टेट में था, यहाँ पे +2 स्टेट में आ गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, +7 से +2 हो गया, तो रिडक्शन है। I2 है 0 फ्री स्टेट में, इससे Hi बना देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड माइनस स्टेट में है, मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन, राइट। ये दोनों नेचर इसके मिलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, यही इसका नेचर ही होता है दोनों की तरह, और चाहे वो एसिड हो या बेसिक मीडियम, सब जगह ही होता है। आप इस तरीके से देख सकते हो लॉस और गेन के टर्म में, रिएक्शन देखोगे, कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। लेड सल्फाइड से सल्फेट बनाता है, FeSO4 फेरिक सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बनाता है, मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज डाइऑक्साइड बना देता है। रिड्यूसिंग नेचर में I2 से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है, ये परमैग्नेट से मैग्नेट ऑक्साइड बना देता है, HOCl से H3O+ क्लोरीन को फ्री कर देगा, HCl बना देगा, रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर हो गया। स्टोर करते हैं इसको, ये क्वेश्चन आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते होंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डार्क में स्टोर करके रखते हैं। डार्क में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड का तो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, तो वो
टूट जाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी कारण जैसे पानी है, पानी भी देखते रहो तो हमेशा वेपोराइज होते रहता है, समंदर का पानी वगैरह सब वेपोराइज हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो फील नहीं होता है आपको कि पानी निकल गया, क्योंकि बारिश भी होती है फिल हो जाती है फिर वापस, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक अलग केमिकल है, इसको आप इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, आप छोटे छोटे डब्बे में वगैरह में रखते हो, लेकिन उसको सनलाइट में रख दोगे इतना बड़ा डब्बा भर के, और उसको रख दो पूरे दिन भर धूप में, आप देखोगे तो बाद में घट के इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है और सनलाइट में ईजिली टूट जाता है, तो ये डिकम्पोज कर जाता है तो टूटता। इसी कारण इसको डार्क बॉटल में रखा जाता है वैक्स लाइन, ताकि शुरू ग्लास विथ वैक्स लाइन, वैक्स लाइन मतलब वैक्स का लेयर लगा के, ताकि उसके ऊपर ही सनलाइट का असर रह जाए। प्लास्टिक वगैरह में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक से जनरली ईजिली क्रॉस नहीं कर पाता है सनलाइट, ठीक है। तो इस कारण इसको स्टोर किया जाता है डार्क में, ना कि सनलाइट के प्रेजेंस में। यूज़ बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया ब्लीचिंग एजेंट क्लॉथ्स वगैरह के लिए, घरों में हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। प्लस इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, पेपर, जूट, कॉटन, इन सबको क्लीन करने के लिए। दांत को सफाई करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लो, दांत बिल्कुल सफ़ेदी की चमकार वाली चीज़ें आ जाती हैं। टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, ये सब फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। टार्टरिक एसिड किस में यूज़ होता है आपको याद है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। तो फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है सामान वगैरह को स्टोर करने के लिए, खाना वगैरह को। हेयर को ब्लीच करने के लिए, एंटीसेप्टिक घाव वगैरह जहाँ पे हुआ वहाँ पे साफ़ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, नाम होता है परहाइड्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी यूजेस हैं इसके। तीसरी चीज़ थोड़ी सी पढ़नी है, छोटी सी, हैवी वाटर, D2O, H2O होता है ना, तो D2O उसका दूसरा कंपाउंड ड्यूटेरियम का, जैसे इसी को हैवी वाटर बोलते हैं। हैवी वाटर की भी कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो इसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह। मॉडरेटर वो होता है जो बहुत सारा हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको हीट को खींच लेता है, ताकि कम से कम डैमेज हो सके। बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का तो फट भी सकता है, तो वहाँ पे मॉडरेटर की तरह यूज़ करता है, मतलब हीट को शांत करने का काम करता है। क्योंकि हमने पढ़ा ना, पानी के पास क्या होता है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, पहले हमने पढ़ा था H2O है हाई स्पेसिफिक हीट, याद है ये वाला। तो D2O में भी उसी का आइसोटोप है, तो D2O के अंदर भी वो कैपेसिटी है वाटर को हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वही मॉडरेटर का काम होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो बहुत सारा हीट रिलीज होता है, तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह यहाँ पे क्या देगा, CaOH2 देता है हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे OH की H की जगह क्या है, D है, ठीक है। C2D2, OH2 होता है C2 एसिटिलीन देता है, SO3 के साथ कंपेयर करते हो तो D2SO4, वहाँ पे क्या देता है H2 अगर होता है तो H2SO4, Al4C3 क्या देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे AlOD3 देगा, और CD4 वहाँ पे क्या बनता है CH4 बनता है, मेथेन बनता है, यहाँ पे CD4 बनेगा क्योंकि H की जगह क्या है, D है। दिस इज एल्यूमिनियम कार्बोनेट, दिस इज नॉट कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, एंड दिस इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। छोटा सा इतना ही इसके बारे में पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बिल्कुल जैसे वाटर रिएक्ट करता है वैसे ये भी रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल आइसोटोप्स, हमने पढ़ा ना, आइसोटोप्स ऑफ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगा। कैल्शियम कार्बाइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन C2H2, यहाँ पे C2D2 बनेगा। उसी तरीके से SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है H2SO4, यहाँ पे बन गया D2SO4। Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस H2O क्या बनाता है AlOH3 प्लस CH4 मेथेन, यहाँ पे ये बना है CD4, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, राइट। तो सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता है, उसे बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। जैसे कि रेन वाटर ऑलमोस्ट प्योर होता है। एसिड रेन होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस जाते हैं, तो गैसेस वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, SO2 SO3 वगैरह, याद है।
CO2 मिक्स हो गया तो H2CO3, SO2 मिक्स हो गया तो H2SO3, NO2 अगर होता तो वाटर के साथ HNO3। तो वही पानी के साथ रिएक्शन करवा के नीचे ज़मीन पे आते हैं नाइट्रिक एसिड वगैरह, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड NO2 और H2O मिलकर क्या बनाता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। लेकिन रेन वाटर को हम मानते क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि जनरली उसमें कोई सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता, वो तो ऊपर से एटमॉस्फेयर से आता है, तो उसमें कुछ डिजॉल्व गैसेज हो सकते हैं, तो एसिड रेन की तरह बन जाता है, बट स्टिल दैट इज़ ए प्योर वाटर। तो एक ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट मौजूद नहीं होता है, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये सब चीज़ें, उसे सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है, ड्रिंकेबल होता है। लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ड्री कैन बी डन। सोप के कारण लेदर प्रोड्यूस होता है, लेदर इज़ प्रोड्यूस्ड। लेकिन एक वाटर ऐसा होता है हार्ड वाटर, जो हम बोलते हैं ना पीने लायक नहीं है, बहुत खराब पानी है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट उसमें मिक्सड होते हैं, सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये सब चीज़। ये पानी के साथ, सोप के साथ लेदर नहीं देते हैं, उनके साथ प्रेसिपिटेट बनता है। सोप के बोलते हैं ना हार्ड वाटर को यूज़ नहीं करते हैं क्लीनिंग के लिए, तो दैट इज़ द रीज़न। कैसे होता है हार्डनेस, कैसे देते हैं, जैसे सॉल्ट, ये कैसे होता है प्रेसिपिटेट, जनरली सोडियम का स्टीयरेट यूज़, स्टीयरिक एसिड का सॉल्ट वगैरह होता है डिटर्जेंट वगैरह, सोप वगैरह में, कैल्शियम जो होता है एक्सचेंज कर लेता है, कैल्शियम स्टीयरेट बन जाता है और नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम फ्री हो जाता है। अब ये जो होता है प्रेसिपिटेट की तरह स्कम बना देता है, ये लेदर प्रोड्यूस नहीं हो देता। लेदर तभी प्रोड्यूस होता है जब सॉल्ट सोडियम के साथ ही बना रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है जब कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देता है, सोडियम फ्री हो जाता है। और हार्ड वाटर इज़ नॉट, इसी कारण जो स्कम बन जाता है, क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इस क्लीनिंग, ये हार्डनेस हटाना बहुत ज़रूरी है। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है, बाइकार्बोनेट के कारण, और परमानेंट हार्डनेस होता है सल्फेट और क्लोराइड्स के कारण। तो हम देखेंगे एक एक करके दोनों के बारे में। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, एंड last topic, use of hydrogen as a fuel. Thank you.